Hi everyone, in this video we're going to talk about ionization energy. देखो आयनाइजेशन एनर्जी समझने के लिए ना पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी को उसका टर्मिनेशन लेटर मिला है. टर्मिनेशन लेटर मतलब ऐसा लेटर जो उस इंसान को टर्मिनेट कर देगा. या अगर मैं कहूँ कि किसी नंबर को मैंने उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो उसको रेशनलाइज करे. बिल्कुल उसी हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी का एक बड़ा आसान सा मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ को आयन्स में कन्वर्ट कर दे, जैसे ये. तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमने क्या समझा कि आयन्स बनाने वाली एनर्जी. या आई नो कुछ लोगों को डाउट आएगा कि आयन्स क्या होता है, बट वो जानने से पहले और इस आयनाइजेशन एनर्जी के दो और नाम जान लेते हैं. इसका पहला वाला नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, तो इसके दो अलग अलग ये नाम भी हैं, मतलब तीनों का बिल्कुल सेम है. तो चलो आप उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जहां हमको ये पता करना है कि आयन्स क्या होता है. आयन समझने के लिए ले लेते हैं एक कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट. ओके, हमने ये एलिमेंट चूज़ किया है. इस एलिमेंट को अगर आप देखो, इस एलिमेंट के पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में 3 मैंने प्रोटॉन्स बनाया है, न्यूट्रॉन्स मैंने नहीं दिखाया है. बट वी डू रिमेंबर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं. उसके बाहर ये शेल्स बनाए हैं मैंने, एंड वी आर हैविंग वेरी गुड आइडिया अबाउट इट कि उस शेल्स के अंदर क्या होता है. उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो फार हमारे पास जो एलिमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो प्रोटॉन ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 प्रोटॉन्स मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स का 3 नेगेटिव चार्ज. अब पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट है, इसलिए ये लोग नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट. ओके, जैसे मैंने आपको 500 रुपये दिए और आपसे वो 500 रुपये वापस ले लिए, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, जितना पहले था वही होगा. ओके, बिल्कुल वैसे ही मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखूं तो ये मेरे 3 प्रोटॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये लोग एक दूसरे के चार्जेस को कैंसल आउट कर देते हैं, और इसीलिए ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को मैं कहूँगा न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब इसके सर पर कोई चार्ज नहीं है. तो चलो 2 हाइपोथेटिकल केसेस के बारे में बात करते हैं. वी आर जस्ट बिल्डिंग दिस अप कि 2 केसेस जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे इसी एलिमेंट के थ्रू. ओके, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे, एंड आई होप आपको ये बात याद हो कि हमेशा लूजिंग और गेनिंग या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है. प्रोटॉन्स फिक्स रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर. ओके, तो बारी आती है जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. इसके पास बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे. 3 इलेक्ट्रॉन्स में से मान लो इसने ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो दिखेगा कुछ ऐसा. ओके, और दूसरे केस में हम बात करेंगे कि इसके पास बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड दिस टाइम इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा. ओके, अब अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखें तो इस केस में प्रोटॉन्स 3, इस केस में भी प्रोटॉन्स 3, तो दोनों के पास 3-3 प्रोटॉन्स है, ये मैंने लिख लिया. बट ऊपर वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ऊपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया था उसके लिए मैंने लिखा 4. जो ऊपर वाला केस है इसमें मेरे पास 3 प्रोटॉन्स है यानी 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यानी 2 नेगेटिव. ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बच गया है. यानी अब ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाऊं तो इसके सर पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसे एलिमेंट्स को हम आयन्स बोलते हैं. यहाँ पे मान लो अगर मैंने लिखा होता ये है कोई एलिमेंट X, तो ये होता उस X वाले एलिमेंट का आयन, या मैं इसको लिखता X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में. ठीक है, तो आयन्स इन्हीं को कहा जाता है बच्चों कि जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर दे और बैलेंस बिगड़ जाए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का. यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो सब कुछ बैलेंस था. बट वाइल लुकिंग एट दिस केस, इसमें 3 प्रोटॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बैलेंस बिगड़ गया है. प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे आयन को हम कहते हैं कैट आयन. ओके,
दूसरे केस की जब हम बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था। देखो 3 प्रोटॉन्स तो प्लस 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 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस 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 माइनस। ये वाला जो बैच है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बट मेरे पास अब भी ये बचा होगा। और क्योंकि ये नेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक नेगेटिव आयन बनेगा। अच्छा, नेगेटिव आयन को क्या बुलाया जाएगा? एनायन। और मेरे टीचर ने ना मुझे स्कूल में इसको कुछ ऐसे याद रखने का तरीका बताया था कि एनायन का मतलब होता है अ नेगेटिव आयन। आई होप आयन्स वाला किस्सा समझ में आया हो। तो अब हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो चीज़ों को आयन्स में कन्वर्ट कर देगी। और हमको पता है चीज़ें आयन्स में कन्वर्ट होती कब है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है या गेन करती है, ऑब्वियसली तब भी नेगेटिव आयन बन जाएगा। बट फिलहाल वील बी फोकसिंग मोर ऑन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ओके, देखो आयनाइजेशन एनर्जी समझाने के लिए ना मैं एक बार फिर से एक रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ और इस एलिमेंट को मैं आयन बनाऊंगा। आयन बनाने का मतलब क्या होता है कि वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा तो वो आयन बन जाएगा। तो मानो मैंने उसे लूज़ करवा के कुछ ऐसा बना दिया, एंड इफ यू ऑब्जर्व तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करो तो एक इलेक्ट्रॉन गायब है। अच्छा, पहले वाले केस की जब हम बात करें तो इस केस में प्रोटॉन्स 19, दूसरे वाले केस में भी प्रोटॉन्स 19। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले केस में 19 इलेक्ट्रॉन्स है और वहीं दूसरे वाले केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, तब तो जाके ये एक आयन बना है। तो यानी पहले अगर 19 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इस बार इसके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हमको एक बात पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होता है तो ऐसी चीज़ को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो बस इसी वजह से मैं अपने पहले एलिमेंट का नाम रख दूंगा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट बोलना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद दूसरे वाले केस में अगर हम ध्यान दें, प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। प्रोटॉन ज़्यादा है यानी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं इसके पास, और इलेक्ट्रॉन्स कम है यानी नेगेटिव चीज़ें कम है। सोचने वाली बात है ये कि पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो यानी इसके ऊपर टोटल जो चार्ज लग जाएगा वो पॉजिटिव का लग जाएगा। और अगर कोई आयन पॉजिटिव होता है तो ऐसे आयन को हम कहते हैं कैटायन, या तो एक पॉजिटिव आयन। बट इससे पहले कि हम लोग ये सोच लें कि अच्छा ठीक है यही आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, नहीं, मेरी बात समझो बच्चों। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस केस पर्टिकुलरली, इस केस में ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से बाहर फेंक दिया, तब तो जाके ये चीज़ एक आयन के रूप में मिली मुझे। बट आर यू थिंकिंग, देखो ये इलेक्ट्रॉन भले ही न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर है, बट न्यूक्लियस फिर भी इसके ऊपर पुल तो बना के रखेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी उसको बीट करने के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी देनी होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के कहीं और चला जाएगा। बात समझ रहे हो कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। भले बहुत ही वीक फोर्स होगी, अगर वो मतलब मान लो ये एटॉमिक साइज इसका बहुत ज़्यादा होता, ये बहुत दूर होता न्यूक्लियस से, फिर भी वो उसको अट्रैक्ट तो कर ही रहा होता। तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी होगी, और उसी एनर्जी को, वो एनर्जी जो इस चीज़ को आयनाइज कर दे, उसी एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से उठा के फेंकना है तो मुझे उसको एक एनर्जी देनी होगी, और इसी एनर्जी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और जैसे ही इस आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने लगाया, इस इलेक्ट्रॉन को फेंका, तो जो मेरा एलिमेंट था वो एक आयन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सोचने वाली बात यह है कि ये एनर्जी है सर, तो क्या इसका यूनिट भी जूल्स में या किलो जूल्स में होगा? कम लेट्स हैव अ लुक। इस आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट बच्चों ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, यानी हर एटम को कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है वो इसका यूनिट हो सकता है, या तो इसका ऐसा यूनिट ऑब्वियसली हमारे नॉर्मल एनर्जी के यूनिट जैसा होगा कि किलो जूल पर मोल। और ये देखते हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो उसका एटॉमिक साइज और दूसरा है उसका न्यूक्लियर चार्ज।
इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं 2 सैम्पल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूँ यहाँ पर। इफ़ यू ऑब्जर्व लवली पीपल, हो क्या रहा है देखो, ऊपर वाले केस में अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ऊपर एटम बड़ा है, नीचे एटम छोटा है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले का एटॉमिक साइज़ बड़ा है। बड़ा होने का मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर को ऐसे ऊपर की तरफ दिखाया है कि इट इज़ बिग। ओके, इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है। अच्छा, एटॉमिक साइज़ बड़ा होने का मतलब है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है, यानी मान लो अगर कुछ और बड़ा होता तो फिर न्यूक्लियस का कितना होल्ड रहता उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता क्या कंपेयर टू किसी छोटे एटॉमिक साइज़ वाले इसको। इस केस में ही देखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या उतनी ही ताकत से खींच पाएगा जितना इस इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जब एटॉमिक साइज़ बड़ी होती है ना बच्चों, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। और नीचे वाले केस में क्या होगा? नीचे वाले केस में द एटॉमिक साइज इज़ स्मॉल कंपेरेटिवली। तो क्योंकि ये छोटा है तो इस केस में ये इसको बहुत अच्छे से अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। अब देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी इन चीज़ों के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। देखो, हमने अभी ये जान लिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि जो किसी चीज़ को आयन बनाने में मदद करे। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ईजीली आयन बन जा रही है तो मतलब उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल से आयन बन रही है, बहुत मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, तो मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तो वो बहुत मुश्किल वाला काम करेगा। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं कि किस केस में इलेक्ट्रॉन्स ईजीली लूज़ हो जाएंगे। देखो, जब मैं ऊपर वाले केस की बात करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस से दूर होने का मतलब है कि जो इसका पुल होगा वो थोड़ा सा वीक होगा, जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा वीक होगा कंपेयर टू नीचे वाला केस। तो ऊपर अगर फोर्स वीक है यानी ये इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। ईजीली बाहर आने का मतलब है, मतलब वो खुद ही तैयार है बाहर निकलने के लिए। अगर वो खुद ही तैयार है बाहर निकलने के लिए तो क्या उसे बहुत एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से मैं ये कह दूंगा कि क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है या इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, इस वजह से इसको जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। और नीचे वाले केस में वही मैं देखूं तो ये न्यूक्लियस के बड़े ही करीब है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो मतलब न्यूक्लियस उसको पूरी ताकत से अपने पास पकड़ के रख रहा है। अब पूरी ताकत से पकड़ के रख रहा है तो मतलब अगर मैं उसको, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ तो मुझे भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा लग जाएगी। तो एक बात जो सोचने वाली बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप ध्यान दो कि एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी ये लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, कि मतलब अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। और इसका रीज़न हमको पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं फटाक से एटॉमिक साइज़ वाला चार्ट बना लेता हूँ। मुझे याद है कि एटॉमिक साइज़ का किस्सा कैसा होता है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँ तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा। अब एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, याद रखना एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लोग उल्टा काम करेंगे। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा या कम होगा। तो अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो फिर इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, और अगर एटॉमिक साइज़ घट रहा है तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। इफ़ आई एम गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा, तो क्योंकि एटॉमिक साइज़ बड़ा हो रहा है तो उसका उल्टा काम कौन करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो कम लगेगा। एंड इफ़ आई एम गोइंग अलॉन्ग द पीरियड, तो अलॉन्ग द पीरियड का मतलब क्या होता है, जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि वो एटॉमिक साइज़ उसकी कम होती जाएगी। एटॉमिक साइज़ कम होने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, I hope you have understood this. In the next video we'll talk about affinity या electron affinity, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है।